अद्या की आंखें झिलमिलाते हुए खुलने लगी थी। उसने पलकें झपकाते हुए भागते रहा। अद्या की आंखें झिलमिलाते हुए खुलने लगी थी। उसने पलकें झपकाते हुए जब अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे नंगा आसमान दिखाई दे रहा था, जिससे पेड़ों पर झूल रही सूखी पत्तियां ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आंखों के सामने इस तरह फैला आसमान देखकर अद्या झटके से उठ खड़ी हुई और बदहवासी में अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर जोर से चीखने लगी। लेकिन उसके चीखने के साथ ही पेड़ की दूसरी तरफ, तार की दूसरी तरफ से किसी के कदमों की तेज आवाज आने लगी और साथ में गिट्टी जैसी गोलियों की बारिश होने लगी। अद्या की झिलमिलाती पलकें अब गोलियों और पेड़ के तनों की लगातार होती टकराव के कारण पूरे तरीके से खुल चुकी थी। इन गोलियों की बौछार से पेड़ के तने छिल जा रहे थे। अब अद्या को धीरे धीरे याद आने लगा था कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। वो गोलियों से बचने के लिए पेड़ के पीछे जाकर वापस से खड़ी हो गई थी। इस समय उसकी सांसें काफी तेजी से चल रही थी। उसके बगल से रफ्तार में गुजरती गोलियां हर बार उसे चौंका दे रही थी। कई गोलियां उस पेड़ को भी लग चुकी थी जिस पेड़ के बल पर वो छुपी हुई थी। जाने किस गोली पर उसकी मौत लिखी हो, ये सोचकर ही वो दहल जा रही थी। उसका सर बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ काफी ज्यादा नशीली चीज का सेवन किया हो। गोलियों की आवाज और वातावरण में भारीपन की वजह से उसे उबकाई आने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी भी पल उल्टी हो जाएगी। उसे हल्के हल्के चक्कर से भी आने लगे थे। वो लगातार गोलियों से बचने की कोशिश कर रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके प्राण अधर में है और उसकी जान कभी भी जा सकती है। अपनी जान की चिंता उसे इससे पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। उसे अपने मम्मी पापा की बेतहाशा याद आ रही थी और जैसे ही कोई गोली उसके बाजू से गुजरती या आसपास किसी पेड़ पर लगती तो उसके सामने उसके माँ बाप का चेहरा झूल जाता था। कुछ देर बाद गोलियां चलना बंद हो गई तो वो अपने सर को पकड़ते हुए पेड़ के बगल से हल्का सा झुकते हुए देखने लगी तो ब्लैक हुडी पहने अभी भी कुछ लोग जंगल के किनारे पर टहल रहे थे। उनके हाथों में बंदूक मौजूद थी। अद्या ने अचानक से सोकर उठने के बाद इस तरह से चिल्लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वहाँ मौजूद उन लोगों में इस बात की हलचल मच चुकी थी कि अद्या अब भी जिंदा है। अद्या ने आसमान की तरफ देखा तो अब सूरज की रोशनी काफी कम दिखाई दे रही थी और जंगल के अंदर देखने पर तो अभी से अंधेरा दिखाई देने लगा था। ये सब देखकर उसका मन एकदम घबरा चुका था और वो बस यहाँ से निकलना चाहती थी। लेकिन अब उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसके पास अब रोने के लिए भी ताकत नहीं बची थी। उसके जी में आ रहा था कि वो जाकर उनकी गोलियों के सामने खड़ी हो जाए और कहे कि लो भून दो, अपनी मर्जी भी पूरी कर लो। लेकिन अपने पापा का चेहरा याद करने के बाद उसने खुद से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगी और आखिरी सांस तक लड़ेगी। शाम होने लगी थी और जैसे जैसे आसमान से आते ही रोशनी कम हो रही थी वैसे वैसे उसकी उम्मीदें भी जवाब देने लगी थी। लेकिन वो फिर भी डटकर मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द था। सुबह से भूखे होने की वजह से अब उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। उसे गजब की थकावट महसूस हो रही थी। इंसान के अंदर यही खूबी भगवान ने उनकी रचना करते हुए भर दी थी कि वो अपने सर्वाइवल के लिए अंत तक कोशिश नहीं छोड़ते। अद्या की भी कुछ ऐसी हालत थी। वो अचानक से ही बहुत ही अजीब परिस्थितियों में फंस चुकी थी। अद्या पेड़ के बगल में कुछ देर तक तो खड़ी रही, लेकिन थकान के मारे उसे खड़ा नहीं हुआ गया तो वो पेड़ से रगड़ खाते हुए वापस से नीचे जमीन पर धम से बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। उनकी एक एक बात उसकी आंखों के सामने ऐसे घूम रही थी कि जैसे सब कुछ इसके सामने ही हो रहा है। वो अभी अपने पापा के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसके जहन में ध्यान आया कि सुबह सुबह उसके पापा किसी द केबल ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। द केबल नाम दिमाग में आते ही अद्या के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसे ध्यान आने लगा कि वो वही ग्रुप है जो शहर में हो रहे अनचाही हलचल का कारण है। उसने फिर से पेड़ की ओट लेकर उन हुडी वालों की तरफ देखा तो उनकी हुडी पर लिखे द केबल शब्द तार के उस पार से दूर से ही झिलमिलाते हुए नजर आ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान का रंग अब और भी ज्यादा ढल चुका था। अद्या को एक बार फिर से जम्हाई आने लगी। वो झपकी लेने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पैर में चुभन महसूस होने लगी। इतनी तेज चुभन होने के कारण उसकी आंख खुल गई और उसने जब अपने पैर के पास देखा तो उसने पाया कि जिस पेड़ से वो सटकर बैठी थी उस पेड़ से चींटियां रेंगते हुए उसके पैरों पर चल रही थी। उनमें से कुछ चींटियां उसके पैरों को डंक मार रही थी। इतनी सारी चींटी अपने पैर पर देखकर अद्या खुद को संभालते हुए पैर पकड़कर झटके से खड़ी हो गई और अपने पैरों को झटकने लगी। और ये उसकी एक और गलती थी। पैरों को पटकने से सूखे पत्तों पर काफी तेज तेज आवाज होने लगी थी।
जो बाहर टहल रहे ब्लैक हुडी पहने हुए लोगों के कानों में पहुंच चुकी थी। इस बार अद्या जिस तरफ खड़ी थी उसी दिशा में उन लोगों ने एकदम से गोलियां चला दी। एक गोली अद्या के एकदम बगल से होकर गुजरी तो अद्या एकदम झटके से पीछे खिसक गई। अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल किया कि वो पेड़ पर चढ़कर बैठ जाए, लेकिन वहां के पेड़ इतने सीधे चिकने थे कि उस पर चढ़ा भी नहीं जा रहा था। जंगल के अंदर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। अद्या ने एक तरफ देखा तो जंगल के अंधेरे का कुआं था, तो दूसरी तरफ गोलियां चलाते हुए वो गार्ड खड़े थे। अद्या अब भी फैसला करती कि तभी उसने देखा कि 2 ड्रोन किसी परछाई की तरह जंगल के अंदर बढ़ने लगे थे। इसके साथ ही 2 हल्की रोशनी जंगल के अंदर प्रवेश कर रही थी, जिसे साफ समझा जा सकता था कि उनकी नजर में अद्या आ चुकी थी और वो तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। उसकी आंखों में अपनी मौत का चेहरा झूलने लगा था। वो अब तक अपनी मौत से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मौत अब और भी तेजी से उसके पीछे बढ़ने लगी थी। वो नहीं जानती थी कि वो जंगल में आगे बढ़े या ना बढ़े। वो नहीं जानती थी कि यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई है या नहीं। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो जंगल के किस हिस्से में है। उसे कुछ भी नहीं पता था। उसके सामने केवल जंगल था और जंगल में फैला अंधेरा, जंगल की वीरानी और मौत का डर। और मौत ड्रोन के रूप में उसके पीछे बढ़ी चली आ रही थी।